नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें कल आपको बताते चले कि बिरगांव में 2500 किलो नकली पनीर पकड़ा गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर बयान देते हुए कहा कि मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि पनीर जो किसी पाउडर या फिर मिलावटी दूध से नहीं बनाया जा रहा था, ये 100% केमिकल से बनाया जा रहा था और इसके पकड़े जाने के बाद में आगे हमारी टीम और सक्रिय हो गई है, जो कि प्रदेश में खाने के सामान में मिलावटी तत्व को बेचने या फिर बनाने का काम करेंगे। उस पर माननीय साय सरकार ने पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार की ढील हम नहीं देंगे। लगातार इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये देश और राज्य के लिए बेहद चिंताजनक विषय है कि जिस शाकाहार को सभी लोग उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से, उत्तम पाचन की दृष्टि से विश्वास करके खा रहे हैं, विशेष रूप से जो पनीर है, जो नॉनवेज का बड़ा सब्स्टिट्यूट के रूप में आम जनता उपयोग करती है, उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला और एक बड़ी कार्रवाई हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कल किया है। बीरगांव में 2500 किलो नकली पनीर पकड़ा है और उसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये पनीर जो है किसी पाउडर या मिलावटी दूध से नहीं बनाई जा रही थी, बल्कि 100% केमिकल से बनाया जा रहा था। ये स्वास्थ्य के लिए एक जहर समान था और इसके पकड़े जाने के बाद आगे हमारी टीम और सक्रिय हो गई है और जो भी इस प्रदेश में खाने के सामान में मिलावटी ऐसे तत्वों को मिलाकर बेचने का या बनाने का जो प्रयास करेगा, उस पर माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरे सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसमें किसी प्रकार का मुरव्वत नहीं करेंगे और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसी प्रकार की कार्रवाई कल गौरव गार्डन में भी किया गया है और वहां खाने के रेस्टोरेंट में वहां काकरोच और कई ऐसे आपत्तिजनक जो खाने का पदार्थ मिले जिनमें फफूंद लगा था, काकरोच मिले हुए थे और साथ ही साथ वेज नॉन वेज सब मिक्स हो रहा था। तो ऐसे रेस्टोरेंट और होटलों के ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी और लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करेगा। रूप से इसमें FIR भी होगी और इसमें कड़े दंड के प्रावधान भी हैं और हम इसको माननीय न्यायालय तक ले जाकर ऐसे मिलावटखोर लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की और इनकी सजा की भी मांग करें। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नया रायपुर में मेडिसिटी हब बनाने को लेकर बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अभी बहुत आगे नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 200 एकड़ जमीन स्वीकृत हुआ है। 5000 बेड का एक अस्पताल तैयार किया जाएगा, जो राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल पार्क जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें दवाइयां भी अब छत्तीसगढ़ में बनाई जा सकेंगी। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी इससे बढ़ेगा और नए अवसर छत्तीसगढ़ को भी मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में मेडिकल की सुविधाएं अपेक्षाकृत जो विकसित राज्य हैं उनसे कम हैं। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ में और राज्य सरकार ने मेडिसिटी बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 5000 बेड के हॉस्पिटल होंगे। उसके लिए राज्य सरकार 200 एकड़ जमीन नया रायपुर में अलॉट कर रही है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्वास्थ्य का केंद्र ये छत्तीसगढ़ बनेगा, जिससे जो है मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगे और साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ में जो फार्मास्यूटिकल हब भी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए जमीन चिन्हित हो रहा है और देश भर के ऐसे तमाम छोटे बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हम यहां आमंत्रित कर रहे हैं, जो दवाई भी बनाएंगे, जो सर्जिकल उपकरण भी बनाएंगे। तो ऐसे में हमारे यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेगी।
प्रदेश में सरकारी स्कूल लगातार शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। एक और सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के अमलीडीह सरकारी स्कूल में हमारी टीम पहुंची। जांच पड़ताल में पाया कि 600 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 11 शिक्षक यहां पर उपस्थित हैं और उनकी ही ड्यूटी लगाई जाती है। सभी सब्जेक्ट के टीचर भी यहां पर उपलब्ध नहीं है और उससे काफी परेशानियों का सामना बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी करना पड़ रहा। आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ दावा करती हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त जगह है, लेकिन दूसरी ओर धरातल पर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। और इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के अमलीडीह स्कूल में पहुंचे हैं, सरकारी स्कूल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर शिक्षकों की कमी से ये जो स्कूल है, विद्यालय है, वो जूझ रहा है। यहाँ पर कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताइए कि शिक्षकों की कितनी कमी यहाँ पर देखी जा रही है? यहाँ पर शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि प्रत्येक विषय के लिए 2 शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर पूर्ण नहीं है। और विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 700 के लगभग है, 600-700 के लगभग। उस हिसाब से यहाँ पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की बहुत कमी है, जिसके कारण प्रत्येक शिक्षकों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पढ़ाई किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग, क्योंकि शिक्षक आप लोग 10 से 12 लोग ही हैं यहाँ पर, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, किस तरीके से मैनेज हो पाती है? सभी को 2-2 क्लास एक्स्ट्रा दिया गया है। जनरली 4 क्लास दिया जाते हैं, लेकिन सभी 4 से नहीं 6 क्लास ले रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ शिक्षकों की कमी है, कार्यालय स्टाफ की भी कमी है। हमारे स्कूल में स्टाफ कार्यालय के एक भी नहीं है जो ठीक से काम कर सके। जो है वो हम बाहर से करवाते हैं या इनसे एक्स्ट्रा टाइम में करवाना पड़ता है। दूसरी बात, बच्चों की संख्या के आधार पर यहाँ शिक्षकों की कमी है। हमारे 5 शिक्षक जो थे वो हाल ही में 4-5 महीनों में उन्हों का ट्रांसफर हो गया या तो रिटायर हो गए। उसके जाने के बाद एक भी शिक्षक यहाँ नहीं आए हैं। शासन के द्वारा कहा जा रहा है कि भर्ती कर रहे हैं, लेकिन आज भी नहीं यहाँ आए हैं। और जो आने के लिए तैयार है उनको भी नहीं भेजा जा रहा है हम में। और इस कारण पढ़ाई प्रभावित हो रहा है ना। जितना कोशिश कर रहे हैं हम अपने से कर रहे हैं। अब एक स्मार्ट टीवी है, उसमें हम पढ़ा तो रहे हैं, पर सारे पे क्लास 11 सेक्शन है, 11 सेक्शन को एक टीवी से कैसे पढ़ाया जाए? तो ये दिक्कतें हैं। संसाधन की कमी है इस स्कूल में, क्लासेस की कमी है। रूम्स अगर बढ़ जाते तो हम ज्यादा रूम में और टीवी लगाकर उसको कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ कॉलेज भी लग रहा है, प्राइमरी लग रहा है, मिडिल लग रहा है और वो टूट फूट की घटनाएं रहते हैं। तो कुछ सामान को हम अपने पास रखते हैं और जैसे उसका काम आता है उसको हम बाहर निकालते हैं। क्या कभी कोई व्यवस्था की गई इसके लिए, कोई पहल की गई कि और शिक्षकों का एडमिशन यहाँ पर हो सके? एनजीओ के थ्रू 3 शिक्षकों को यहाँ लाया गया है। जो शिक्षक रिटायर हो गए थे उनके बदले में तो 3 शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं जो पढ़ा रहे हैं और उनके थ्रू काम चलाया जा रहा है, ये बोल सकते हैं। जो रेगुलर टीचर रहते हैं और जो जिम्मेदारियां जो रहती हैं उनके थ्रू वो लोग भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कमी है, अभी भी बहुत ही कमी है। कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 विषय चाहिए यहाँ। बाकी स्कूलों में 300 के पीछे 11 स्टाफ रहते हैं, हमारे यहाँ अगर 600 है तो 22 की स्टाफ चाहिए, जिसकी मांग सर 2 साल से कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षकों की कमी बताई जा रही है। हर जो सब्जेक्ट है उसके लिए 2 टीचरों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त टीचर नहीं है। और आप बताइए कि किस तरीके से जो बाकी जो सुविधाएं उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, और कोई तकलीफ तो यहाँ पर नहीं, स्कूलों में कोई तकलीफ तो नहीं है, पर टीचर्स में हम कमी होने की वजह से हर एक टीचर पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि हमें समय से आने से पहले करना पड़ता है या फिर हम घर ले जाते हैं। अब जैसे कि हाफ ईयरली का रिजल्ट ही था, हम सभी टीचर्स अपना घर ले गए, तब जाके हमारा रिजल्ट अब बन पाया है। उसकी वजह से हमारा पारिवारिक और मानसिक संतुलन भी कभी कभी थोड़ा सा अपना बाधित होता है। हम बच्चों को पर्याप्त मात्रा में हमारी स्कूल के बच्चों को हम नई तरीके से उनको समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी तो हमें समय चाहिए। तो यही कारण है कि हमें और से अधिक हम टीचर्स मिलेंगे जो, और हमारा ही काम, जैसे हमारे पास 70-70, 80-80 9 क्लास में 70-70 बच्चे हैं, तो उनका रिजल्ट बनाना, रोज अटेंडेंस लेना, उसी में हमारा 10-15 मिनट चला जाता है। और साथ साथ में क्या होता है कि अपना उनको मैनेज करना, अगर एक ही दिन अगर 70 बच्चे आ जाते तो हम जो हमारा 10 मिनट अटेंडेंस लेने में, फिर समझाने में, और इसके साथ साथ क्या होता है हमें एक्स्ट्रा काम भी बहुत होते हैं, जैसे अपार आईडी बनाना,
अभी आधार कार्ड को तो बच्चों को हमें रोज मैसेज डालना पड़ता है, पर बच्चे फिर उनको करते हैं, फिर हमको हमारे जो कंप्यूटर टीचर उनके पास भेजना पड़ता है। तो विभिन्न तरह की दिक्कतें आती है। अगर हमारे पास अधिक टीचर रहेंगे तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। क्या इसके अलावा अभिभावकों की भी नाराजगी देखने को मिलती है क्योंकि टीचर्स कम हैं? किस तरीके से उन्हें हैंडल करते हैं? हाँ, अभिभावक से तो नाराजगी रहती है थोड़ी बहुत। वो क्या है, इतने मतलब स्टाफ अपने यहाँ बहुत कम है और बच्चे 550 से ज्यादा है, तो हमारे लिए चुनौती बन जाता है इतने बच्चों को मैनेज करना। हम पढ़ाई तक तो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, जैसे अभी नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है तो उसमें हम हर बच्चे तक पहुंच नहीं पाते हैं कि बच्चा किस तरह से नशा से ग्रसित है, कोई नशा तो नहीं कर रहा है। तो बच्चे की संख्या ज्यादा होने के कारण हम हर बच्चे तक हमारा पहुंच पाना वहां तक पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि यहाँ क्या है कि कॉलेज भी लगती है और 3 संस्था है उसके अलावा। तो कॉलेज में बच्चे क्या एकदम फ्रीडम रहते हैं, तो हमारे बच्चे उस कॉलेज वाले को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे में हमको अपने बच्चों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि बच्चे क्या 11th ट्वेल्थ के बच्चे क्या है टीनेज में रहते हैं। उनको लगता है कि बड़े बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें। उनको सही गलत का मायने नहीं पता रहता। तो वहां पर हम कैसे उनके साइकोलॉजी समझे और उनको इसके लिए मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा है उसको सही करें, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जो है स्कूलों में खाने पीने की जो व्यवस्था है और सरकारी स्कूलों में जो खाना परोसा जाता है उसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, या फिर बाथरूम वगैरह किस तरीके से यहाँ पर है? खाने पीने की व्यवस्था का क्या, मिडिल और प्राइमरी में मिलता है खाना, जो मध्याह्न भोजन कहते हैं उसे, पर हमारे हाई स्कूल में तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहता है। तो वैसे व्यवस्था तो रहता है, और आप बालिका को जो प्रसाधन होता है, बाथरूम मतलब, वो एक ही कैंपस में, जैसे आपको पहले भी मैडम बताई थी, एक ही कैंपस में 4 अलग अलग संस्थाएं चलती हैं। तो जो चारों संस्थाएं के जो बालक बालिका हैं वो एक ही बाथरूम का या टॉयलेट का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये कहना चाहिए साफ सफाई या अदर हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो उतना वो नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और एक ही हमारे पास रूम अवेलेबल होते हैं, तो उसके हम ज्यादा साफ सफाई नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जैसे मैं खुद एक साइंस की टीचर हूँ, तो हमारे स्कूल में जितने भी टीचर होते हैं वो कम, टीचर की संख्या बहुत कम है। तो हम जैसे साइंस की टीचर को हमको पढ़ाने के अलावा हमको प्रैक्टिकल भी कराना पड़ता है, तो हम प्रैक्टिकल पे हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि पढ़ाने और अदर काम में ही हमारा टाइम निकल जाता है। तो जो प्रैक्टिकल का जो समय रहता है वो हमारे पास नहीं रह पाता। तो प्रैक्टिकल जैसे विषय है हम उसको उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं रहता है क्योंकि हमारे पास एक कहना चाहिए एक टीचर, साइंस टीचर को एक साथ 2, 3, 4, 5 क्लास लेना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अलग से टाइम नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारे पास एक समस्या है कि बिना प्रैक्टिकल के हम साइंस को कैसे पढ़ाएं। जैसे मैं खुद केमिस्ट्री टीचर हूँ, केमिस्ट्री का मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ, प्रैक्टिकल की क्लास मेरे पास नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी मेरे पास नहीं रहता है। मेरे को सॉल्यूशन बनाना रहता है या प्रैक्टिकल कराना पड़ता है, प्रॉपर उसके पास टाइम देना पड़ता है, वो मैं नहीं करवा पाती हूँ। तो वो असुविधा तो है, संसाधन की कमी भी रहती है क्योंकि एक ही कैंपस में बहुत सारे स्कूल चलते हैं, तो उसी क्लास में दूसरे मिडिल स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, उसी क्लास में मेरे को साइंस को पढ़ाना पड़ता है। तो मैं अपने पास ज्यादा केमिकल या सॉल्यूशन या जो भी एपेटस होते हैं वो मैं रख नहीं पाती हूँ, मुझे उसको छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे रहते हैं उनसे मुझे थोड़ा सा अलग प्रिकॉशन में रखना पड़ता है उस चीज को। तो ये भी व्यवस्था नहीं हो पाता है, संसाधन की कमी है, टीचर की कमी के साथ साथ ही। तो ये है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ के शिक्षकों ने कि किस तरीके से संसाधन की भी कमी जो है नजर आती है और इसी के अलावा शिक्षकों की भी कमी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई पद जो है खाली भी नजर आते हैं, सरकारी शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कई पद खाली भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें अब तक भर्ती नहीं हो पा रही और सरकारी स्कूल जो है शिक्षकों की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। अब देखना होगा इस पर कब तक कार्रवाई हो पाती है और आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। प्रदेश में एक और नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा, सरकारी स्कूलों को ट्रेनिंग दी जा रही और किस तरह से बच्चों को नशे से दूर रखा जाए। वहीं दूसरी ओर से नए साल का जश्न मनाया जा रहा, जिसमें लगभग 2 दर्जन होटल्स में शराब परोसने की अनुमति दी गई है। इस पर राजधानी रायपुर में सरकारी स्कूल अमलीडीह के शिक्षक उमाशंकर ने बताया कि
उन्होंने राज्य सरकार के नशा मुक्ति अभियान की मीटिंग में शिरकत की और वहां पर बच्चों को किस तरीके से नशे से दूर रखा जाए या फिर जो लोग नशे के आदी हो गए हैं उन्हें किस तरीके से उनका इलाज किया जाए, इस पर बातचीत की गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राजधानी में एक ओर सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाती है तो वहीं दूसरी तरफ होटल में शराब तक परोसने की अनुमति दे दी जाती है। नशा मुक्ति का कार्यक्रम शहीद स्मारक स्कूलों में किया गया था। शासकीय स्कूलों के शिक्षकों को बुलाया गया थे। 2 शिफ्ट में थे ये कार्यक्रम, 100 के बीच में बुलाए गए थे। तो ये कार्यक्रम नशा मुक्ति पर था। ये मोटिवेशनल स्पीच था जो शर्मा सर ने दिए और श्रीवास्तव सर ने। उन्होंने बताया कि जो नशा जो करता है कोई व्यक्ति, ये आदतन है, ये मन से जुड़ा हुआ है, इसका ना कोई वैक्सीन आएगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि किसी के मन को हम चेंज नहीं कर सकते गोली के थ्रू। उन्होंने ये बताया। और जो नशा करता है व्यक्ति, वो केवल एक ही व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, पूरा घर प्रभावित रहता है और उसके साथ साथ सामाजिक भी प्रभावित रहता है, उसके आस पड़ोस के लोग भी प्रभावित रहते हैं। अगर वो नशा नहीं करेगा तो वो भी सुधर जाएगा, पूरा परिवार सुधर जाएगा और उसके पड़ोसी जो है वो भी प्रभावित नहीं होंगे, है ना। तो नशा करने से उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वो तो नुकसान होता ही है, समाज में भी इसका प्रॉब्लम होता है और इसको खत्म करना के लिए बहुत प्रयास की जरूरत है, केवल एक व्यक्ति से नहीं होगा। और जब तक वो मन से ठानेगा नहीं कि नशा नहीं करूंगा, तब तक वो नहीं हो सकता। अगर कोई नशा कर रहा है तो उसको धीरे धीरे ही नशा को आदत को छुड़ाया जा सकता है। जो व्यक्ति 24 घंटा नशा कर रहा है उसको आप बोलेंगे कि नशा छोड़ दें तो वो पागल बोल देगा, हमको मार देगा। तो उसको बताना पड़ेगा कि नशा से क्या नुकसान है और उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। इसके लिए जो नशा मुक्ति केंद्र जो है रायपुर में 2 जगह है, एक एम्स में है और एक रायपुर शंकर नगर में है। वहाँ नशा मुक्ति का केंद्र चलाया जाता है और वहाँ परामर्श दिया जाता है, सामूहिक रूप से दिया जाता है, व्यक्तिगत दिया जाता है, पारिवारिक दिया जाता है। और वहाँ नशा कैसे मुक्त किया जाता है 30 दिन के लिए वो रहता है वहाँ, और नशा छुड़ाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और कोई गारंटी नहीं है कि नशा छुड़ा देंगे, जैसे कोई ऑपरेशन करते हैं किसी कैंसर का तो गारंटी देते हैं डॉक्टर, वैसा कोई गारंटी नहीं है। ये मन से जुड़ा हुआ है, अगर व्यक्ति अगर चाहे तभी वो छूटेगा और इसके लिए प्रयास बिल्कुल जरूरी है। हमारे यहाँ एक बड़ा हर्ष का विषय और खुशी की बात है कि हमारे एक छात्र कक्षा 10वीं बी के छात्र है राहुल साहू जी, उन्होंने एक तो स्टेट में उन्होंने गोल्ड मेडल पाया था और उसी के कारण अभी वो नेशनल खेलने के लिए दिल्ली गए थे। और आज साल 2024 का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, यानी कि आज न्यू ईयर की पार्टी को लेकर के काफी जश्न मनाया जाता है। पूरे जो राजधानी रायपुर में कई होटल्स, क्लब्स, बार में शराब परोसने की अनुमति दी गई है। तो नशे को रोकने के लिए एक और जहां पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि स्कूलों में जो है कई अभियान है जो है राज्य सरकार की ओर से, सरकारी स्कूलों और जो प्राइवेट स्कूल है उनके सभी टीचर को बुलाया गया था और एक मीटिंग ली गई जिसमें ये बताया गया कि जो है नशा से जो है बच्चों को, आने वाली जनरेशन को किस तरीके से दूर रखा जाए। और दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में इस तरीके से होटल्स में शराब परोसने की अनुमति दी गई है। और राजधानी रायपुर के जो 31 जो मनाया जाएगा उसमें कई जगहों पर शराब परोसा जाएगा और न्यू ईयर का जश्न मनाया जाता है। काफी धूमधाम से ये जश्न मनाया जाता है और काफी जगहों पर, काफी होटल्स में, कई रिजॉर्ट्स में आज बहुत ही धूम रहेगी, क्योंकि कल जो है नया साल शुरू होने वाला है। 2025 जो है कल से शुरू होने वाला है और इसको लेकर के काफी तैयारियां पूरे प्रदेश में की गई है, पूरे राजधानी में भी की गई है और कई लोग यहां पर शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि नशा मुक्ति अभियान है, स्कूलों में नशे से कैसे बच्चे दूर रहे इसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के जो खबर है वो भी सामने आते हैं, तो इसको देखना होगा कि आगे जाकर किस तरीके से जो लोग हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी को जब तक नशे से दूर नहीं रखा जाएगा तो काफी जो है खतरों का सामना आगे जाकर करना पड़ सकता है, आगे जाकर युवा पीढ़ी को करना पड़ सकता है। स्कूलों के बाहर में जो है पदार्थ बेचे जाते हैं जिसमें जो है नशा से रिलेटेड सामान बेचे जाते हैं और कई प्रकार के जो है काम आसपास होते हैं। लेकिन युवाओं को और जो बच्चे हैं उन्हें इससे कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए ट्रेनिंग ली गई है और इस ट्रेनिंग में बताया गया है कि बच्चों को नशा से, जो नशे के जो आदी हो जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए किस तरीके के काम वो कर सकते हैं और किस तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन ये काफी चिंतनीय है कि एक तरफ जो है नशा मुक्ति केंद्र और नशे से बच्चों को दूर रखने
की पहल की जा रही है और दूसरी तरफ राजधानी के कई जो है बार, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में शराब परोसने की अनुमति तक दे दी गई है। तो ये सोचने वाली बात है, गंभीर विषय है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर में चल रही 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। समापन समारोह के दौरान फुटबॉल के फाइनल मैच में संताल परगना ने केरल को पेनाल्टी शूट में 1 के मुकाबले 4 गोलों से हराकर चैंपियन की ट्रॉफी जीती है और केरल की टीम उपविजेता रही और वहीं झारखंड की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीरंदाजी की प्रतियोगिता में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बालक तीरंदाज और कर्नाटका की बालिकाएं छाई रही हैं। इस पूरी प्रतियोगिता में फुटबॉल और तीरंदाजी के खेलों में लगभग 600 जनजातीय बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। अंडमान निकोबार से लेकर पूरे देश के लगभग 30 प्रांतों से जनजातीय खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। पड़ोसी देश नेपाल से भी खिलाड़ियों के एक दल के तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और स्वागत समिति के अध्यक्ष केदार कश्यप और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कोटा स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और बेहतरीन खेल दिखाने के लिए सभी का हौसला भी बढ़ाया। राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूल अमनीडीह में एक छात्र राहुल साहू ने स्टेट लेवल में खेलकर स्कूल और स्कूल के शिक्षकों का नाम रोशन किया है, जिसको देखते हुए स्कूल में राहुल साहू का सम्मान किया गया। इस दौरान साधना प्लस न्यूज के स्टेट एडिटर राजेश सिंह ने राहुल साहू का गोल्ड मेडल देकर सम्मान किया। मौके पर स्कूल के प्राचार्य और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, साथ ही सभी बच्चे भी मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां पर 2 दर्जन से भी अधिक 2 पहिया वाहन की चोरी करने वाले गिरोह के आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही लावारिस हालत में बरामद 45 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया है। लाखों रुपए की कीमत के कुल 72 2 पहिया वाहनों का खुलासा हुआ, जिसमें रायपुर शहर की कई थाना क्षेत्र से 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया। एंटी क्राइम साइबर यूनिट और थाना आजाद चौक पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही। चोर चोरी की 2 पहिया वाहनों की बिक्री कर उड़ीसा में सप्लाई करते थे और कुल 6 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जिसमें 4 आरोपियों को टोटल 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 12 बाइक जब्त की गई थी। इसमें 4 आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया था। 2 आरोपियों से और पूछताछ किए जाने के बाद में और वाहन जब्त किए जाने थे, इसलिए इनको पुलिस रिमांड पर लिया गया था। इन दोनों पुलिस रिमांड के आरोपियों से पूछताछ किए जाने के उपरांत सरहदी स्टेट उड़ीसा एवं अन्य आसपास के जिलों से 27 बाइक और जब्त किए गए हैं, जिसमें कई महंगे महंगे बाइक हैं। इस प्रकार से कुल 27 नग बाइक इन चोर गिरोह से किया गया है। रायपुर में फॉरवर्ड लिंकेजेस पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली टैबलेट क्रय करने वाले आरोपी धनेश साहू गिरफ्तार किए गए हैं। थाना न्यू राजेंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आरडीए बिल्डिंग के पीछे 2 पहिया वाहन में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बिक्री करते रंगे हाथों आरोपियों को पकड़ा गया था। ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही। मामले में पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरा मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए पहले जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उसी में फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस को तलाश किया जा रहा है, जिसके तहत में आज पिछले 2 आरोपियों के अतिरिक्त आज एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पहले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उनसे 732 नग स्पाज्मो टैबलेट जब्त किया गया था और उनके पास में बिक्री का रकम 2 नग मोबाइल और 1 नग एक्टिवा वाहन जब्त किया गया था। इनसे पूछताछ किए जाने के बाद में यह पाया गया था कि एक अन्य आरोपी जो आज गिरफ्तार किया गया है, धनेश उर्फ संजय, इसके पास में भी काफी मात्रा में टैबलेट रखे रहते हैं और इनसे आपस में लेन देन किया जाता है। इसी आधार पर इसमें घर में उसके दबिश दी गई, जिसके तहत में 144 नग प्रतिबंधित टैबलेट जब्त किया गया है। रायपुर में तत्कालीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
थाना आमानाका क्षेत्र के अंतर्गत रिंग रोड नंबर 2 में चाकू से वार किए जाने पर हमला किया गया था और घटना के चंद घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तत्कालिक विवाद घटना का कारण बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला अमानक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुलभ शौचालय है रिंग रोड नंबर 2, उसके पास में कल एक विवाद हुआ था जिस पर ऑटो चालक धीरज सिंह राजपूत, उसके 3 लोगों के साथ में विवाद हुआ था, जिस पर से एक आरोपी दिनेश सोनी, उसका सह आरोपी जो है साई रवि और तीसरा उसका लकी उर्फ योगेंद्र यादव, इन लोगों के द्वारा चाकू मारकर। फिलहाल बुरे में इतना ही। नमस्कार।